हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 11 एक यात्रा यह भी, जिसे लिखा है रामदरश मिश्र जी ने, इसे हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में इसके कुछ हिस्सों को पढ़ेंगे और बचे हुए हिस्सों को पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। एक यात्रा यह भी, जिसे लिखा है रामदरश मिश्र जी ने, जिनका जन्म सन 1924 ईस्वी में हुआ था। रामदरश मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, आपकी कविताओं के संग्रह है बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते, आपकी कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार थे। इन्होंने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि लिखे, जिसमें कुछ उपन्यास के नाम दिए गए हैं, जैसे जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, कविता है बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते, और कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। और इनको आम के पत्ते काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया और हिंदी अकादमी शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से भी प्रतिष्ठित किया गया। अब ये जो चैप्टर है एक यात्रा यह भी, कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है कि किस तरीके से नारी का सम्मान होना चाहिए। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो कि अत्यंत प्रेरक है। तो ये जो प्रस्तुत कहानी है एक रिक्शे वाले से संबंधित है कि जो शिक्षित रिक्शे वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल होता है, वह संकट में भी पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। स्त्रियों के प्रति रिक्शे वाले युवक का मानवीय दृष्टिकोण यहाँ बताया गया है। तो आइए इसे हम देखते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। भीरू यानी डरने वाला। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराए मांगने वाले ऑटो वाले से। एक नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। अब यहाँ पे कहा गया है कि ऑटो वाले से लेखक की मुलाकात कैसे होती है। लेखक कहते हैं कि मैं यात्रा से डरने वाला व्यक्ति हूँ। क्यों? क्योंकि यात्रा पर निकलते समय एक डर बना हुआ रहता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, इसीलिए असहजता महसूस होती है, अनुभव होता है कि अंट शंट किराया यानी जितना मन उतना किराया मांगने वाले ऑटो वाले से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ये चिंता लेखक को बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वस्ति का मतलब होता है तसल्ली कि यात्रा पे अकेला नहीं हूँ।
स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में मेरा कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। अब इनको एक बार डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। साथ में इनकी पत्नी भी थी। जैसे ही ये स्टेशन से उतरे, एक ऑटो वाला पीछे पड़ गया, जितने भी ऑटो वाले थे, लेकिन ये चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ते गए। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया उनके और कुछ बोले बिना ही बढ़ते। जब ये लेखक बढ़ रहे थे कुछ बोले बिना, तो पीछे से एक आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं तो जाएंगे ही, ऑटो करेंगे ही, तो मेरा ऑटो क्यों नहीं। तो उनकी ये आवाज़ सुनकर लेखक आकर्षित हो गए और उन्होंने उस ऑटो में जाने के लिए हाँ कह दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए गए वांछित पैसे देकर, वांछित यानी जितना उसने मांगा, जितना उसने चाहा, पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। अब जैसे ही वो डॉक्टर के यहाँ गए, उनको पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। लेखक ने कहा नहीं था इंतज़ार करने, लेकिन भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं। बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। मतलब डॉक्टर के घर तक का किराया उन्होंने दे दिया था और वहाँ से जो उनको नए पते पर छोड़ा, तो उसका अतिरिक्त अलग से पैसा हुआ, ऐसा ऑटो वाले ने कहा। बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त किराया हो गया ना। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। अब ऑटो वाला पूछने लगा कि आप यहाँ से कहाँ जाओगे। तब लेखक ने कहा कि जो भी होटल में वो रुकने वाले थे उसका नाम बता दिया और कहा कि मुझे यहाँ देर लग सकती है, तुम जाओ। वह कुछ बोला नहीं ऑटो वाला। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर निकले तो देखा वह वहीं खड़ा है। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ। अर्थात लेखक को अपनापन लगा उस ऑटो वाले से। तो लेखक कहने लगे, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है। कल शताब्दी से लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ। अब ये ऑटो वाला लेखक को कह रहा है, भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। तो ऑटो वाला कहता है, ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो ऑटो वाले ने कहा, मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसने भी कमरे में बुला लिया लेखक ने। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के बाद साथ ही हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। आपस में बातचीत होने लगी। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो। तो ऑटो वाले ने कहा, नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, मतलब इमोशनल हो गया है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि अचानक से क्या हुआ। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी हो। अवांछित अर्थात न चाही हुई।
उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। बदहवास मतलब विकल सी, घिघियाना अर्थात करुण स्वर में प्रार्थना कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? इसने मोहन ने कहा, मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खूसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी, ऐसा उस लड़की ने कहा। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूँ? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फ़िलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके साथ इसके लिए क्या किया जाए, कैसे इसको बचाया जाए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी कि किस प्रकार से लेखक मोहन से मिलते हैं और उससे उनको एक अपनापन लगता है और उनकी जो बातचीत है वो आगे बढ़ती है, जिसमें मोहन बताता है कि किस प्रकार से वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो नौकरी की तलाश कर रहा है और अचानक से वो अपनी घटना लेखक को बताता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।